No, ma'am, your voice is not audible. अभी आ रहा है आवाज? Yes, हेलो। yes. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो कैन वी स्टार्ट द लेक्चर? Yes, ma'am. Sure. लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो। ओके। सबसे पहले तो आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है। बोलिए मैम। हाँ, मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ। जस्ट अच्छा, होल्ड। ओके। हाँ, तो आज का हमारा विषय डायबिटीज है। सो बेसिकली डायबिटीज इज आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो। हाँ मैम, दिखाई दे रही है। ओके। ओके, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन थोड़ा मराठी में है, तो इसका मतलब यही है कि चलिए अब हम डायबिटीज को कैसे हटा सकते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो लगभग 14 नवंबर को हम सब वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करते हैं। और अराउंड नेक्स्ट 15 इयर्स में ऐसे हो जाएगा कि हमारी इंडिया पूरे विश्व में डायबिटीज के तौर पर नंबर 1 रैंक पे आ जाएगा। तो इस पे हमें ये दिखाई देता है कि हम अभी ये देखेंगे कि आयुर्वेद में डायबिटीज के बारे में क्या दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मुझे डायबिटीज हो सकता है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं, और मुझे ना हो जाए इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि डायबिटीज को आयुर्वेद में प्रमेह करके बोलते हैं कि प्रमेह में प्रकर्षण मेहति इति प्रमेह, मतलब बार बार और ज्यादा प्रमाण में आपको यूरिनेशन हो रहा है तो हम उसको प्रमेह बोलते हैं। प्रमेह के लगभग 20 टाइप्स आयुर्वेद में बोले गए हैं। उसमें जैसे कि वात पित्त कफ, ये 3 दोष है बेसिकली जो शरीर को हमारे धारण करते हैं। तो जो कफश दोष है उसके वजह से जो प्रमेह के प्रकार बोले हैं वो 10 है, पित्त के 6 है और वात के 4 है। तो कफ के जो 10 है उस मतलब यहाँ पे ये जो सिम्टम बताया है वो बेसिकली जो हमारा यूरिनेशन है और हमारे जो बॉडी के सिम्टम्स रहते हैं उसके हिसाब से बोले गए हैं। लाइक तो जो कफज रहते हैं वो इजीली क्यूरेबल रहते हैं। पित्त जो है वो थोड़ा सा आप डाइट, पथ्य पथ्य और दवाई, इनसे वो क्यूरेबल रहते हैं। और वातज जो 4 बोले हैं वो थोड़े से बहुत साध्य बोले हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट थोड़ी लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। तो प्रमेय में सारे रोगों का बेसिक बोला गया है या फिर उसको जननी बोला गया है, क्योंकि उसमें यहाँ पे जितने भी सारे दवाई डिसीजेस के नाम लिखे गए हैं वो सारे प्रमेय की वजह से हो सकते हैं। तो पहला जो उसमें लिखा है मधुमेह, इट कम्स टू डायबिटीज। तो मधुमेह एक प्रमेय का प्रकार बोला गया है। तो मधुमेह होने के बाद आपको हार्ट डिसीज हो सकते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, और स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, आपकी नींद कम हो सकती है, बालों की तकलीफ हो सकती है।
वो वहां से लेके तक आपको मतलब स्किन से लेके आपको जॉइंट तक की या फिर बोन्स तक की तकलीफ हो सकती है। तो बेसिकली किन चीजों की वजह से मधुमेह या प्रमेह हो सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि दिवा स्वप्नम अव्यायाम आलस्य प्रसक्तम शीत स्निग्धम मधुर मैद्य द्रवान्न पान सेविनम पुरुषम जानियात प्रमेह भविष्यति। मतलब नींद में सोने वाले, जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जो आलसी व्यक्ति रहते हैं, जो ज्यादा ठंडी या फिर ऑयली मीठी चीजें खाते हैं, जो थोड़ा सा जिसमें फैट ज्यादा होता है वो वाली चीजें खाते हैं, और ज्यादा यहाँ पे देखिए अधिक द्रव पदार्थ मतलब ज्यादा लिक्विड डाइट लेते हैं या फिर ज्यादा पानी पीते हैं, आप जूस ले सकते हो इसमें, ये जो ज्यादा पीते हैं उनको प्रमेह हो सकता है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि मेह मतलब मेह मानव जो प्रमेह का जो बोला है कि बार बार यूरिनेशन होता है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत लगभग आपको शारीरिक और मानसिक दोनों भी तौर पे करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप साइकिलिंग, वॉकिंग, जिम में जाके एक्सरसाइज प्राणायाम कर सकते हो। और अगर आपने ये पोजीशन पे आप जस्ट लेटे रहते हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, देन इट कम्स टू दिस, आप थोड़े मोटे हो जाओगे, स्थूले हो जाओगे, ओबेसिटी की तरफ जाओगे, प्लस प्रमेह भी हो सकता है। ये सूर्य नमस्कार के पोजीशन है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द प्रमेह या फिर डायबिटीज के लिए ये सबसे बेस्ट है। हाँ, कोई लोग रह सकते हैं कि जिनको स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ है, तो सारे पोजीशंस उनके लिए सूर्य नमस्कार के जो भी पोजीशंस है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, तो उनके केस में आप वॉकिंग भी कर सकते हो। तो अगर मुझे ये नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप प्राणायाम कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर मुद्राएं कुछ है, शुद्धि क्रिया मतलब आप पंचकर्म करवा ले सकते हो, और कुछ घर पे बैठे ही एक्सरसाइज कर सकते हो और योगासन। एंड द बेसिक थिंग इज योग्य पथ्यापथ्य, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हो, जिससे जाके आपको आगे की तकलीफ नहीं हो सकती। तो कुछ हमारे शरीर में आयुर्वेद में कुछ पूर्व रूप बोले गए हैं कि कोई भी डिसीज या फिर कोई भी आपको तकलीफ होने से पहले कुछ ऐसे हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि हाँ आपको ये होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बुखार आने वाला होगा तो बेसिकली पेशेंट को कोई कोई पेशेंट को क्या होता है कि बहुत ज्यादा बदन दर्द होता है, या फिर किसी को होता है कि आंखों में बहुत जलन होती है। ये सारे जो सिम्टम्स है, या फिर भूख बहुत कम लगती है, ये सारे जो सिम्टम्स है ये बुखार के पूर्व रूप है। तो मधुमेह या फिर डायबिटीज में मुझे आगे जाके डायबिटीज हो सकता है, मैं प्री कंडीशन में हूँ, ये मैं कैसे पहचान सकता हूँ? तो इसमें ये कुछ सिम्टम्स दिखा बताया है कि दंतादीनम मलाढ्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादयोः दाह चिक्कणता देहे त्रुट स्वादु आस्यम च जायते। मतलब क्या कि आपके दांत, बाल और आंखें ज्यादा मलिन हो रही है, कि आप साफ कर रहे हो लेकिन उसमें ज्यादा मलिनता आ रही है। आपके जो हाथ और पैर है उन दोनों भी तलवे में या फिर सोल और फीट में आपको जलन महसूस होती है, शरीर बहुत भारी महसूस होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा प्यास रहती है, मुंह में एक अलग से मीठा सा स्वाद हमेशा रहता है, बहुत आलस आता है, मुंह में सांसों में बदबू आती है, केस बहुत ऐसे चिपके चिपके रहते हैं, और अब हमारे जो नाखून रहते हैं उनकी नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ फास्ट होती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे ना हो जाए? तो ये जो प्रमेह के हेतु बताए गए हैं उन्हें हम नहीं फॉलो करेंगे, मतलब ये हमें नहीं करना है तो हमें नहीं होंगे। आस्या सुखम मतलब जस्ट बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहना। स्वप्न सुखम मतलब ऐसे ही बैठे रहना। दधिनी मतलब दही या फिर दूध के जो भी पदार्थ रहते हैं, जैसे दूध है, दही है या फिर मिठाइयाँ है, उनका सेवन करना।
ज्यादा हेवी टू डाइजेस्ट ऐसे फूड लेना। अनुप्रस्थ मतलब मांसाहार यानी नॉनवेज खाना। नवान्न पान मतलब जो पुराना धान्य जो रहता है, जैसे चावल और गेहूं है, वो अभी उगाया और हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक साल पुराना जब हम चावल खाता है तो वो डाइजेशन के लिए बहुत हल्का होता है। गुड़ वैकृतम यानी कि गुड़ के या फिर शक्कर, जैसे शक्कर है, उसके जो भी हम लोग फूड के आइटम रहते हैं वो खाना। ये सारे प्रमेय के हेतु बोले कि इन सारे चीजों के सेवन के वजह से हमें प्रमेय हो सकता है। तो ये अगर हम ये टाल सकते हैं तो हमें प्रमेय नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक बेसिक बताते हैं कि अगर आपके माँ बाप को है तो आपको चांसेस ज्यादा रहते हैं डायबिटीज होने के। ये एक चीज है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो वो आप ज्यादा खाते हो और उसकी तरफ ही ज्यादा देखते हो। जो हमारे सेहत के लिए हेल्दी चीजें है वो छोड़ के जो सिर्फ टेस्ट एनहांसिंग रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है टेस्ट इसलिए मैं ज्यादा मीठा खाता हूँ, लेकिन हमारे शरीर पे उसका आप ज्यादा मीठा खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बार 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 खा रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होगा, अतीत थे मतलब अगर ज्यादा खा रहे हो तो उसकी वजह से आपके शरीर में वो जैसे बहुत सारी मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाएंगे और इट एंड इनटू ओबेसिटी या फिर डायबिटीज। और एक ही जगह पे कंटिन्यू बैठे रहते हैं, उसको आसन सुख बोलते हैं, उसके वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि सचापि गमनात् स्थानम स्थानात् आसनम इच्छति आसनात् वृणुते शय्याम शयनात् स्वप्नम इच्छति। मतलब किसी को घूमने से ज्यादा बैठने को अच्छा लगता है, बैठने से ज्यादा ऐसे कहीं पे तो ऐसे रेस्ट लेके बैठने को अच्छा लगता है, उससे भी ज्यादा किसी को सोने को अच्छा लगता है, सोने से भी ज्यादा किसी को नींद में आराम से बहुत ज्यादा साउंड स्लीप है वो अच्छा लगता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, आप जितना आगे 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 रहोगे आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हो, ये उसका द्योतक है। और एक चीज है कि आप अगर दिन में सो रहे हो तो वो भी एक बेसिक रीजन हो सकता है डायबिटीज का। यहाँ पे लिखा है दधिनी मतलब जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो कर्ड रहता है वो और उसके उससे बनाए हुए सारे मतलब इसमें पनीर भी आता है। ग्राम्योदक मतलब यहाँ पे जो पानी रहता है उसको बोला गया है। तो ज्यादा पानी पीना असंस्कारित पानी, तो असंस्कारित मतलब हम लोग बोलते हैं कि संस्कार मतलब जब किसी भी चीज को अग्नि का संस्कार होता है तो उसको संस्कारित बोलते हैं। तो मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो पानी रहता है उसको आप उबाल के पीजिए तो वो हल्का हो जाता है डाइजेशन के लिए। और एक चिकित्सा रूप मसाला पानी करके एक हम लोग बेसिकली हम बोलते हैं पेशेंट को। उसमें क्या रहता है कि जैसे दालचीनी है, लौंग है, ये सारी चीजें जो है, ब्लैक पेपर है, ये सारी चीजें आप एक दिन दालचीनी डाल के, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के पानी उबाल के रखिए और वही पानी दिन भर पीना है। दूसरे दिन आप ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ या सौंठ का छोटा सा टुकड़ा डाल के पानी उबाल के वो पानी पी सकते हो। इसमें वैरायटी भी रहेगी और पानी भी डाइजेशन के लिए हल्का रहेगा। ये इतना सारी चीजें मैं पानी के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पानी और डायबिटीज इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि क्लेद और जल का रिश्ता कंपल्सरी रहता ही है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि चिकनता या चिपचिपापन डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा रहता है, स्पेशली सेल्स में। क्लेद मतलब हम लोग दलदल जो बोलते हैं उसको हम लोग क्लेद बोल सकते हैं। तो उसमें जो चिपचिपापन रहता है वही हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे पानी पीने के लिए। तो कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है। तो अग्नि संस्कारित जो जल रहता है
वो आप जितना पी सकते हो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको कुछ डाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि अपचनावरी औषध ऊन पानी, मतलब अगर आपका डाइजेशन नहीं हुआ है तो उसपे क्या दवाई हो सकती है, तो उसकी बेस्ट दवाई है कि गर्म पानी। मोस्टली आप तो अभी सब सीनियर्स हो तो आपको पता ही होगा, आप लोग यूजुअली करते ही होंगे कि भाई डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा गर्म पानी पी के देखते हैं, तो अच्छे से भूख भी लगेगी और पेट भी साफ हो जाएगा। मोस्टली सारे घरों में ये बेसिक चीज पता ही रहती है। और अब आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद पानी पी सकते हो, तो इट एक्ट एज अ, मतलब वो विष के समान या फिर पॉइजन की तरह वो एक्ट करता है हमारे शरीर पे। और अगर हम खाना खाते वक्त धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, लगभग 1 गिलास की बहुत होता है, थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हो तो वो अमृत के समान हमारे शरीर को फायदेमंद रहता है। क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा खाना रहता है वो इजीली डाइजेस्ट भी होता है, और जो टेस्ट रहती है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। और पचन झाल्यावरी, मतलब अगर आप प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होने के बाद अगर आप पानी पीते हो, मतलब लगभग 1 घंटे 1 सवा घंटे के बाद, तो आपको वो जो पानी है वो आपको बल देता है। और एक चीज बोली गई है बहुत जरूरी है, कि अगर आप सोते वक्त पानी पी रहे हो, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही बताया गया है कि अगर आप सोते वक्त पानी पीने की आदत है तो वो तुरंत बंद कीजिए। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम सोते वक्त पानी पीते हैं तो हमें कंधे के ऊपर के जो भी हमारे ऑर्गन्स है, उसके स्पेसिफिकली स्पेशली हमें सर्दी हो सकती है, मतलब जुकाम हो सकता है, और शिरोरोग हो सकते हैं। इन सारी चीज इस चीज के वजह से अगर हम सोते वक्त पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो प्राण काल होता है। ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी पीना बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे कहीं तो मैंने पढ़ा है, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि आपको दिन भर में 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अरे भाई, नहीं जरूरत। आपका शरीर आपको बताता है कि आपको कितना पानी पीना है। हमें प्यास क्यों लगते हैं? इट इंडिकेट्स कि हाँ, आपको अभी, आपके शरीर को अभी पानी की जरूरत है, तो उस वक्त आप पानी पीजिए ना। अगर आपको उतनी जरूरत है ही नहीं तो आप पानी इतना क्यों पी रहे हो? आप एक्स्ट्रा को आपके शरीर को काम लगा रहे हो कि वो पानी भी, क्योंकि हम सांस भी लेते हैं, आप पानी पीते हैं और खाना खाते हैं, ये सारी चीजें डाइजेस्ट होती है हमारे शरीर में। जो हमारे शरीर को चाहिए रहता है उतना ही शरीर लेता है, बाकी फेंक देता है। तो आप आपके बॉडी को ज्यादा काम लगाते हो कि ज्यादा पानी पीने की वजह से। आपको अगर नेचुरल यूरिनेशन या फिर आपको वॉशरूम जाना है तो उसको रोक के नहीं रखना है। उसके वजह से भी आपको तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप यूरिनरी ब्लैडर में जितने देर तक आपका यूरिन आपको मतलब आया है अर्ज और आप रोक के रखे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उल्टा उसका हमारे बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आप कभी भी देख सकते हो कि आपको यूरिनेशन आया और आप कोई काम में फंसे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसकी वजह से आप नहीं जा पाए और थोड़ी देर के बाद गए, तो वो डार्क कलर की होती है ना, और हेजी होती है। वही चीज रहती है क्योंकि उसका रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करती रहती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हाँ, पानी का डाइजेशन भी होता है और वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के बाकी के जो ऑर्गन्स है हम उसको काम बढ़ाते हैं खाली फुकट। पानी नहीं तो पानी की वजह से बाकी की भी बीमारी, जैसे कि आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रोगा सर्वेपी जायन्ते मंदाग्नो, वो बेसिक रीजन है बाकी सारे रोगों के लिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज लिखी है कि आप कौन से प्रदेश में रह रहे हो उसके हिसाब से ही आपको पानी लगेगा। प्लस मैं एक चीज यहाँ पे और एक ऐड करना चाहती हूँ कि सीजन के वजह से पानी की जरूरत हमारे शरीर में अलग अलग रहती है। अभी जैसे समर सीजन चालू हो जाएगा तो अभी हम पानी ज्यादा पियेंगे। पहले, उसके पहले ठंड थी तो ठंड में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, तो हमें कम प्यास लगती है। अभी आपको धीरे धीरे प्यास आपकी बढ़ेगी तो आपका शरीर ज्यादा पानी मांगेगा, उस वक्त आप पानी पीजिए। लेकिन अगर आपका शरीर पानी नहीं मांग रहा है, हाँ, एक चीज है कि आपको ध्यान देना है कि आपके बॉडी के जो भी सिग्नल्स है उसके तरफ आपको ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
सातवां पॉइंट लिखा है कि आप ज्यादा पानी पी रहे हो। एक मिसकॉन्सेप्ट है कि मैं सुबह उठते ही इतना 1 लीटर पानी पीता हूँ, 2 लीटर पानी पीता हूँ, और वो पानी पीने के बाद ही मुझे मेरा पेट साफ होता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि पानी का और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। वो आप पानी ज्यादा पीने की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी को खाली एक्स्ट्रा का काम लग जाता है, और क्योंकि आप जितना पानी पियोगे उतना उसका डाइजेशन लगेगा करने को बॉडी को। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आपके जो पेट साफ होता है उसका और पानी पीने का कोई भी रिलेशन नहीं है। और एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो जाता है कई बार पेशेंट को कि मैंने पानी नहीं पिया तो मेरा पेट ही साफ नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। वो थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन हाँ, आपका जो नेचुरल प्रोसीजर है वो नेचुरली ही होना चाहिए। अब अगर आपको वैसे तकलीफ है कॉन्स्टिपेशन की, तो कंसल्ट योर डॉक्टर, उनसे जाके बात कीजिए, और फिर प्रॉपर दवाई लेके या फिर आपके डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप ये चीज फॉलो, मतलब ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि रोगी अवेयर, मतलब अगर आपको कोई चीज की तकलीफ है, जैसे कि किडनी की तकलीफ है या फिर ब्लैडर की तकलीफ है, तो उसमें उसको रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सनसेट के बाद या फिर सूरज ढलने के बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ पे कुछ सीजन के हिसाब से लिखा गया है कि जो हेल्दी पर्सन रहता है उसको शरद और ग्रीष्म यानी अक्टूबर के हीट में और अभी समर सीजन में ये दोनों छोड़ के पानी थोड़ा थोड़ा ही पीना चाहिए। और ये 2 सीजन में डिहाइड्रेशन बॉडी का ज्यादा होता है, इसलिए हमें ज्यादा पानी, शरीर में ज्यादा पानी की जरूरत रहती है, तो उस वक्त आप पानी पी सकते हो। लेकिन बाकी सीजन में आपको इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट रहते हैं जिनका डाइजेशन बहुत स्लो है, तो उनको पानी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। जो अशक्त है, मतलब वीक है, या फिर जिनको पेट की तकलीफ रहती है, उनको ज्यादा पानी, कम से कम पानी पीना चाहिए, जिससे जाके पेट का, मतलब जाठराग्नि जो है वो जब तक प्रॉपर नहीं हो जाता, उसके नॉर्मल स्टेज पे नहीं आ जाता, तब तक आप कम पानी पीजिए। तो उसको ज्यादा काम मत दीजिए। तो जैसे हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार है और हमें वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा 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 काम दिया जाए, तो हम उस लेवल तक काम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि आपका शरीर या फिर आपकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती कि आप उस तरीके से काम या फिर उस लेवल तक काम कर पाते हो। वही हमारे जठराग्नि की भी बात है। अगर उसका बल कम है तो आप जितना उसको ज्यादा खाना खाओगे या फिर ज्यादा पानी पियोगे, तो वो डाइजेशन के लिए उसकी उतनी मेहनत लगेगी, उसका उतना बल जाएगा। तो हम जितना कम ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल स्टेज पे आप प्रॉपर खाना खाइए, आप जितनी आपके शरीर को चाहिए उतना पानी पी सकते हो। ज्यादा पानी पीने से अग्नि मंद हो जाता है, ये बहुत सही बात है। यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रेंड है कि सुबह में वॉक पे जाता हूँ, और बाहर गार्डन के बहुत बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि काउंटर रहते हैं कि जूसेस के, कि आंवले का जूस, एलोवेरा का जूस, बहुत सारे जूसेस है, कैरेट का जूस। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे बहुत बहुत, मतलब बहुत डाइजेशन के लिए हेवी रहती है। अगर आपका डाइजेशन उतना प्रॉपर है, आपका अग्निबल उतना अच्छा है, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर उतना नहीं है, तो वो, अब यूजुअली बोलते हैं कि वो लेने के बाद मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो बहुत हेवी रहता है डाइजेशन के लिए, और वो हेवी होने की वजह से वो जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा आपको भूख नहीं लगेगी। यही बेसिकली चीज है। और जो भी पैकेट वाले जूसेस रहते हैं, वो या फिर एनी छाछ रहता है या फिर दही रहता है, वो जो भी चीजें रहते हैं, वो आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक दिखाई दिया है कि अग्नि है, और आप उस पे पानी डालोगे तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा। वही हमारे पेट की हालत है, क्योंकि हम रात में खाना खाते हैं, फिर पूरी रात तक
हमारा फास्ट रहता है, ठीक है। तो सुबह सुबह आप 1 लीटर पानी पी रहे हो, तो आप सोचो कि आपकी जठराग्नि की हालत क्या हो सकती है उसके वजह से। और एक चीज यहाँ पे दिखाई गई कि प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं, तो मतलब संस्कार, जो अग्नि का संस्कार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम कुकर का खाना बनाते हैं, एक नो डाउट कि आपका टाइम बहुत कम लगता है, आपका जो एलपीजी का गैस है वो बहुत कम यूज होता है, तो हमारे पैसे भी बचते हैं और टाइम जो कंज्यूमिंग रहता है वो भी कम होता है। लेकिन इसकी वजह से जो खाना बनता है वो मतलब जिस जितनी जरूरत है वो जब हम फॉर एग्जांपल हम चावल बनाते हैं, जो बर्तन में भी चावल बनाते हैं उसकी टेस्ट आप देखिए, और जब हम कुकर में चावल बनाते हैं, उन दोनों की टेस्ट में आप टेस्ट खाना खा के देखो, उन दोनों में कंपेयर करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कोकण, आप में से कोई कोकण में रहता होगा तो वो लोग आज भी, या फिर जो गांव में रहते हैं वो आज भी बर्तन में ही चावल बनाते हैं, और ऊपर का जो पानी रहता है वो फेंक देते हैं या फिर पीते हैं। और चावल जो उनका रहता है वो खुला रहता है और वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट रहता है। आप कितना भी चावल खाओ आप कभी मोटे नहीं होगे। लेकिन कुकर के चावल की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अनुप्रसा यानी मांस यानी नॉनवेज। तो हम जो अब नॉनवेज खाते हैं वो बेसिकली बॉयलर का चिकन, मतलब जो ऐसे बांध के रखते हैं, ज्यादा उनकी मूवमेंट नहीं होती, ऐसे ही एनिमल्स का खाते हैं, जिसके वजह से फैट डिपोजिशन ज्यादा रहता है उनमें, और वही चीज हमारे बॉडी में भी हो जाती है, क्योंकि पिंडे तो ब्रह्मांडे के न्याय के हिसाब से पयांसी मतलब दूध बोला है। तो अगर आप दूध पी रहे हो तो दूध कैसे, कौन सा दूध पी रहे हो, फ्रिज का दूध पी रहे हो या बासी दूध पी रहे हो, उसके हिसाब से भी आपके शरीर पे उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि फ्रिज वाला और बासी दूध जो रहता है वो हेवी टू डाइजेस्ट हो जाता है। आप जस्ट दूध लेके आए हो और उबाल, क्योंकि हमारे पास जो दूध आता है वैसे भी वो पैकेट वाला दूध रहता है, तो वैसे भी वो बासी ही रहता है एक्चुअली। हाँ, लेकिन अगर आप दूध में भी आप अगर गाय का दूध पियोगे तो वो हल्का रहेगा डाइजेशन के लिए, प्लस उसमें थोड़ा सा सोन का पाउडर डाल के या फिर हल्दी डाल के पियोगे तो वो और हमारे डाइजेशन के लिए और शरीर के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कुछ चीजें बोली गई कि जैसे गुड़ के शक्कर है, मिश्री है, ये सारी चीजें हम अगर ये ज्यादा खाएंगे तो हमें तकलीफ ही होगी। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हम चावल बनाते हैं, अगर वो चावल, नया चावल जब रहता है, तो हमें जितनी उसकी क्वांटिटी पकने के बाद मिलती है, उससे अगर हम कंपेयर करें कि पुराने चावल से, तो क्वांटिटी उसकी डबल रहती है और पानी भी उसको कम लगता है। ये चीज बोली गई है। सॉरी। कफकृच्च सर्वम। जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है कि अगर आप पानी में ज्यादा देर तक काम करोगे तो उससे भी कफ बढ़ेगा और उससे आगे जाके आपको मधुमेह हो सकता है। आप जैसे सी फूड है या फिर फिश है, नदी के रहते हैं, उनको अगर आप उनका सेवन करोगे तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। नमक के वजह से भी हो सकता है। तो आयुर्वेद में निदान पद्धति, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि उसके हिसाब से हम पेशेंट की प्रकृति देख के और पेशेंट को चेक करने के बाद उसको प्रॉपर सलाह देते हैं कि हाँ, आपको ये डाइट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप ये दवाई प्रॉपर रहेगी। क्योंकि हर पेशेंट के लिए एक दवा हर पेशेंट को लागू, आयुर्वेद में एक दवा हर पेशेंट को लागू नहीं होती, पेशेंट के हिसाब से सारी चीजें चेंज होती है। इसलिए आपका, आपके यहाँ आसपास कोई भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है, प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर, रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनसे आप सलाह ले सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाइट और डायबिटीज का रिलेशन हम कैसे बांध सकते हैं, हमने देखा।
तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में चिकनता रहती है या फिर गीलापन रहता है और उसका डायबिटीज का रिलेशन रहता है। जो गीलापन रहता है उसका पानी के साथ संबंध है। तो पानी हम कैसे evaporate कर सकते हैं कि सूर्य की वजह से जैसे समुद्र में पानी वेपोरेट होते हैं सूरज की रोशनी के किरणों की वजह से, वो यहाँ पे उन्होंने एक लेसन दिया है। फिर हम लोग सूरज जो रहता है उसको आरोग्य की देवता बोल लेते हैं हिंदुस्तानी लोग, इसलिए हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। और जो सूर्य नमस्कार उसको सूर्य नमस्कार इसलिए ही बोला गया है और सूरज को साक्षी मानकर इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आरोग्य को वो प्रदान कर सके। तो हमारी जो भी जीवन शैली है वो सूर्य देवता को साक्षी रख के ही रखनी है। तो इसलिए बोला है कि सूरज उठने के बाद खाना खाने और सूरज ढलने के वक्त ही खाना खाना है, जिससे हमें अच्छा अच्छी हेल्थ मिल सके। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि 7-4 घरात मतलब रात में 7 बजे से पहले या फिर शाम में 7 बजे से पहले आपको खाना खाना चाहिए। पहले ऐसे बोलते थे कि जब दिया लगता है घर में या फिर भगवान के मंदिर में जब भी दिया लगता है उस वक्त आपका खाना मतलब हम लोग महाराष्ट्रियन लोग शुभं करोति बोलते हैं जब शाम में दिया लगता है, वो होने के बाद आपको कंपल्सरी खाना खाना ही है। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी भी बोला कि चिकनाहटपन या फिर जैसे कफ बढ़ाने वाले अभी जितने भी जैसे कर्ड है, गुड़ है, मिठाइयाँ है, पनीर है, ये जो भी फूड रहते हैं वो हम कम करें तो हमें डायबिटीज नहीं होगा। अगर है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। शाम का जो खाना है, रात का खाना 7 बजे से पहले कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितनी जरूरत आपके शरीर को है उतना ही पानी पीजिए। यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ मैनेजमेंट इज फ्री एंड एंजॉयबल बट डिसीज मैनेजमेंट इज वेरी कॉस्टली एंड पेनफुल। ये बहुत आप सबको लोग तो पता होगा कि हम प्रिवेंशन, ये एक ही चीज बोले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और किसी को भी कोई सवाल रह सकता है तो वेलकम। थैंक यू। थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा थे और वो बताना था सारी चीजें, लेकिन किसी को कोई सवाल रहेगा तो प्लीज ऑलवेज वेलकम। हाँ कोनारा, किसी किसी के मन में डायबिटीज के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मैम को पूछ सकते हैं। अपना हाथ उठाइए और हम आपका आवाज म्यूट रहेगा तो उन लोग खोल देते हैं। तो आप में से कोई है? हाँ, जादव ब्रदर है, तो जादव ब्रदर का आप अनम्यूट करिए। नमस्ते मॅडम. पाण्याबद्दल तुम्ही भरपूर सांगितलं, पण काही म्हणजे मी पण ऐकलंय, वाचनात पण माझं आलं की दिवसभरामध्ये कमीत कमी 3 लिटर किंवा 4 लिटर पाणी पिलं पाहिजे. बरेचसे डॉक्टर लोक पण सांगतात की तुमच्या दिवसभरामध्ये तुम्ही 3-4 लिटर तरी पाणी आपल्या शरीरामध्ये पाहिजे. पण तुम्ही एक नीट आम्हाला म्हणजे आयुर्वेदामध्ये काय सांगितलं की किती पाणी पिलं पाहिजे, त्याचं म्हणजे मोजमाप किती आहे, त्याचं दिवसभरामध्ये पाणी किती पिलं पाहिजे? मला म्हणजे हा प्रश्न बेसिकली लेक्चर झाला की पहिला असतो की नक्की पाणी किती पिलं पाहिजे. सर कसं असतं, खूप महत्वाचं आहे की प्रत्येकाची प्रकृती वेगवेगळी असते. आता तुम्हाला किती मुलं आहेत मला सांगा? 2. दोघांचा स्वभाव सेम आहे?
नाही नाही नाही. दोघांच्या आवडी-निवडी सेम आहेत? नाही मग हे नाही. आयुर्वेदही हेच सांगतं, की प्रत्येकाच्या शरीराची गरज वेगवेगळी असते. नो डाउट बेसिक तुम्ही कमीत कमी 2 ते 2.5 लिटर पाणी पिलं पाहिजे तुमच्या शरीरासाठी. पण जे मॉडर्न सायन्स सांगतं, की 5 लिटर पाणी शरीराला गरजेचंच आहे. नाही, काही गरज नाही एवढ्या पाण्याची. जर तुमची प्रकृती तशी असेल, पित्ताची प्रकृती असेल, पित्ताकडे जाणारी प्रकृती असेल, तुमचं जे कामाचं स्वरूप आहे ते हीटच्या रिलेटेड जास्त आहे, की तुम्हाला जास्त हीटशी कोरिलेट करावं लागते किंवा उन्हात काम करणारी माणसं असतात किंवा सतत फिरणारी माणसं असतात उन्हामध्ये कंटिन्यू. त्यांना तहान लागणार. त्यांना तितकं पाणी पिण्याची गरज आहे. पण निवांत एसी मध्ये बसून आहात तुम्ही आणि तुमचं काहीही शारीरिक त्रास तुम्हाला बिलकुल काहीच नाहीये. बोलणंही इतकं नाहीये. तर तुम्हाला पाण्याची गरज तितकी भासणारच नाही आणि मग कशाला 4 लिटर पाणी प्यायचं? तुमचं शरीर सगळ्यात बेस्ट मशीन आहे आणि ते तुम्हाला सिग्नल देत असतं, की तुम्हाला कधी काय गरज आहे? भूक लागली. आपण काय केलंय, की सगळं आपण साचेबंद शरीराला करून टाकलंय, की हां, 9 वाजलेत, मला आता नाश्ता केला पाहिजे. 1 वाजल्या, मला आता जेवण केलं पाहिजे. माझा लंच ब्रेकची वेळ झाली. रात्रीचे 9 वाजलेत, पुन्हा 5 वाजले, मला चहा पिला पाहिजे बरं का आणि आता काहीतरी थोडंसं खाल्लं पाहिजे. अरे शरीराला सांगू दे ना, की तुम्हाला गरज आहे की नाही. लहान मुलांना कसं भूक लागली, की ते सरळ सांगतात, "आम्हाला भूक लागली, मला खायला दे." आपण तसं नाही करत. आपण आपल्या शरीराला एक सवय लावून टाकली, की हां, म्हणजे कसं असतं, की एक शरीराचं क्लॉक असतं. पण आपण एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट केलंय आपल्या ब्रेनमध्ये आणि ते ब्रेन मग काय करतं, की हां, 1 वाजत आलंय, लंच ब्रेक होणार, आता मला खायला पाहिजे किंवा हां, मी 1 तास झालं काहीच पाणी पिलेलं नाही, मला थोडंसं तरी पाणी पिलं पाहिजे. शरीर सांगतं तुम्हाला तहान लागली की नाही. आता जसं मला तहान लागली बोलून घसा कोरडा झाला, मी थोडंसं पाणी पिलं. आपलं बॉडी आपल्याला सांगत असते, की तुम्हाला गरज आहे की नाही. त्यामुळे मी सरसकट असं नाही सांगू शकत, की "हां बाबा, यू हॅव टू टेक 5 लिटर पाणी पिलं पाहिजे किंवा 4 लिटर पाणी पिलं पाहिजे." काही गरज नाही. तुमचं शरीर सांगतं. हां, आता एखाद्या पेशंटला तहानच कमी लागतेय, पण तरी सुद्धा त्याला जर ह्याचा युरिनचा त्रास असेल, तर त्या पेशंटला काय सांगतो, की आहारामध्ये थोड्याशा गोष्टी बदल सांगतो. फळं खात असाल तर पल्पी फळांपेक्षा ज्युसी फळं जास्त खायला सांगते, की त्याचा फायदा त्यांना जे डिहायड्रेशन होतंय ते कमी होण्यासाठी त्याचा ते फायदा होतो. त्यामुळे सरसकट मी असा एक कॉमन रूल नाही सांगू शकत, की तुम्ही इतकं पाणी पिलंच पाहिजे म्हणून. पण हां, बेसिक मी सांगू शकते, की 1.5 ते 2 लिटर पाणी तर कमीत कमी मिनिमम तुम्ही पिलं पाहिजे. नाही माझा असा गैरसमज होता की जास्त पाणी पिल्यानंतर पोट साफ होतं किंवा डायजेशन चांगलं होतं. तर तुमचाच नाही बहुतांशी खूप लोकांचा हा समज आहे. पण हा गैरसमजच आहे. पाणी जास्त पिलं की आपण फक्त आणि फक्त आपल्या शरीराला एक्स्ट्राचं काम लावतो. आता आपल्याला कधी आपल्याला काहीतरी रिलॅक्स असू आपण. आता आज संडे सॉरी आज सॅटर्डे आणि मोस्टली सॅटर्डे, संडे आजकाल सुट्ट्या असतात. किंवा मुलांना थोडासा एक्स्ट्राचा घरचा अभ्यास दिला किंवा होमवर्क दिला, तर त्यांची कशी चिडचिड होते. मग आपल्या शरीराची किती चिडचिड होत असेल. आपण किती जास्तीचं पाणी पितो गरजेपेक्षा जास्त. सकाळी उठल्या-उठल्या 1-1.5 लिटर पाणी 1-1.5 लिटर काय, एक पेशंट होता तो जवळ-जवळ 3 बॉटल 1 लिटरच्या 3 बॉटल पाणी रोज सकाळी प्यायचा, पोट साफ होण्यासाठी. आणि त्याला हा आजार जवळ-जवळ पोट साफ न होण्याचा 6 वर्षापासून आजार होता त्या पेशंटला. आणि रोज इतकं पाणी प्यायचं आणि लिटरली त्याच्या डायजेशनची इतकी भयानक अवस्था झाली होती. त्यांना 1 महिना हे समजावण्यात गेला, की पाण्याची इतकी गरज नाही. मग तो 3 लिटर वरून हळू-हळू 1 ग्लासवर आला. आता ते 1 ग्लास पाणी पितात. पण ते थोडंसं सायकॉलॉजिकल झालंय, की मी पाणी पिल्याशिवाय माझं पोट साफ होत नाही. पण जितक्या लवकर आपण हे एक्सेप्ट करू ना, तितकं चांगलं आहे. पाणी पिताना पण खूप सारे कन्सेप्ट आहेत, की तांब्याच्या भांड्यातलं पाणी पिलं, की मग चांगलं असतं तांब्यातल्या भांड्याचं पाणी. पण ते प्रत्येकाला चांगलं नसतं. आता एखाद्याची प्रकृती पित्ताकडे जाणारी असेल, त्याला उष्णतेचा त्रास होतोय, तर त्याच्यासाठी तांब्याचं भांड्याचं पाणी चांगलं नाहीये. त्याला त्या पाण्याने त्रास होणार. अ, आता उन्हाळा चालू होतोय, तर खूप बहुतांशी लोकं फ्रिजमधलं पाणी पितात, की ते थंड असतं, पण नाही. फ्रिजमधलं पाणी हे उष्ण असतं. शरीरामध्ये आतमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला त्रास होतो. फ्रिजमधल्या पाण्यापेक्षा तुम्ही माठातल्या पाण्याला प्रेफरन्स द्या. ते आणखीन चांगलं राहील.
प्लास्टिकच्या भांड्यातलं पाणी पिण्यापेक्षा काचेच्या भांड्यामध्ये ठेवून किंवा मग मातीचं भांड किंवा मग आपल्या स्टीलच्या भांड्यामध्ये ठेवून ते पाणी प्या. कारण तुम्ही कोणत्या पात्रात पाणी ठेवताय त्याच्यानुसार सुद्धा त्या भांड्याचा किंवा त्या पात्राचा सुद्धा पाण्यावरती संस्कार होत असतो. आयनायझेशन किंवा कॅटॅलिसिस आणि आयनायझेशन च्या ह्याच्या हिशोबाने. आणि हा सगळा विचार कित्येक वर्षापूर्वी आयुर्वेदामध्ये केला गेलेला आहे. जसं की काही डिप्रेशनचे पेशंट असतील किंवा हायपर ऍक्टिव्ह मुलं असतात किंवा काही मुलं असतात की ज्यांचं वजनच वाढत नाहीये, फार चंचल असतात काही पेशंट स्वभाव, त्यांना मातीच्या भांड्यातलं पाणी प्यायला सांगतो किंवा सुवर्ण संस्कारित जल प्यायला सांगतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्युअर जे 24 कॅरेट सोनं असतं ते स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये टाकून ते पाणी एक 10 ते 15 मिनिटं उकळायला सांगतो आणि तेच पाणी दिवसभर पेशंटला प्यायला सांगतो किंवा मातीच्या भांड्यातलं. त्यांनी पाण्याचा जो पृथ्वीचं जे महाभूताचं आधिक्य असतं ते वाढतं, त्याच्यामुळे चंचलत्व कमी होतं त्या पेशंटमध्ये आणि त्याचे खूप छान रिझल्ट मिळतात. जर सुवर्णसिद्ध जल किंवा मातीच्या भांड्यातलं पाणी पिलं तर वजन वाढायला सुद्धा मदत होते लहान मुलांमध्ये. अजून कोण आहे? कोण दिसत नाही, मीच प्रश्न विचारतो आता. मॅडम नमस्ते. हॅलो. बोला बोला. सर अनम्यूट करा, माईक चालू करा. हो केलेलं आहे. हॅलो. आवाज येते का? येतोय आवाज, बोला. ते शुगर मुळे मॅडम माझ्या पायात आग होती, त्यासाठी काय उपाय? जरा तळपायात आग होती. हा, आता किती आहे शुगर तुमची? 300 होती मॅडम. 300 350 राहते मी. 300 350. त्याच्यासाठी तुम्ही एक गोष्ट करू शकता. आवळा असतो ना, आवळा, हा, आवळ्याची पावडर घेऊ शकता. नाहीतर म्हणजे आता मी एकदम बेसिक सांगते, किंवा मग धात्रीनिशा म्हणून एक औषध आहे, ते घेऊ शकता. नाहीतर जवळच्या म्हणजे आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे जाऊन तुम्ही सल्ला घेऊ शकता. त्यांनी तुम्हाला तुमच्या म्हणजे एकदा तुम्हाला फिजिकली चेक केलं की व्यवस्थित तपासलं डॉक्टरांनी, नाडी बघितली, पोट बघितलं की ते व्यवस्थित तुम्हाला काय गरजेचं आहे ते औषध व्यवस्थित देऊ शकता. नाहीतर माझा नंबर आहे त्याच्यावरती फोन करा तुम्ही. तुम्हाला मग प्रॉपर ते प्रश्न विचारून मी सांगेल काय औषध घ्यायचं फोनवरती. बर बर. अजून कोण आहे? मॅडम माझा एक प्रश्न आहे. मी पण डायबेटिक आहे. मी साधारण मागच्या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये माझी शुगर हे झाली, शुगरचं निदान झालं माझं. त्यावेळेस मला कोरोना झाला होता, त्या पिरियड मध्ये मला शुगर झाली. त्याची शुगर माझी 200, 250, 200, 250 अशा या रेंज मध्येच असते. त्यासाठी मी सकाळी डायजेशन साठी मी त्रिफळा चूर्ण घेतो. ते घेणं चांगलं आहे का काय? त्रिफळा चूर्ण कधी घेता सर तुम्ही? संध्याकाळी जेवण झाल्यानंतर. रात्री जेवणानंतर जे त्रिफळा चूर्ण घेतो ते बेसिकली अनुलोमनाचं म्हणजे पोट साफ करण्याचं काम करतं. त्यांनी जर तुम्हाला ती तक्रार असेल तर घेऊ शकता तुम्ही, काही हरकत नाही. पण एकच डोस कंटिन्यू ठेवू नका, मी सजेस्ट करते.
एकच डोस कंटिन्यू ठेवू नका. म्हणजे सपोज 1 चमचा जर रोज घेत असाल गरम हो. पाण्यामध्ये, तर हम्म. चेंज करा. म्हणजे कधीतरी अर्धा चमचा घ्या, अल्टरनेट डे घ्या. कारण तुमच्या शरीराला त्याची सवय नाही लागायला पाहिजे, की त्रिफळा चूर्ण घेतलंच नाही रात्री, तर माझं पोट साफ झालंच नाही दुसऱ्या दिवशी. असं नको व्हायला. नाही, एक दिवसाआड घेतलं तर चालेल. हो, काही हरकत नाही. 1 दिवस आड घ्या. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण व्हरायटी ठेवा. म्हणजे रोज सपोज 3 दिवस कंटिन्यू 1 चमचा घेतला. मग नंतर अर्धा-अर्धा चमचा घ्या. असं करा. मी काय करतो माहितीये का, असा एक दिवस ते हे घेतो, त्रिफळा चूर्ण घेतो. एक दिवस एक कप भर दूध घेतो आणि 2 खजूर खातो त्याच्यावर. बरं. जेवणामध्ये आणि दुधामध्ये 1.5 ते 2 तासाचं अंतर पाहिजे. हो, तेवढं ठेवतो मी. हां. आणि जेवण तुम्ही लवकर करा. 7:00-7:30च्या जेवण करा. स्ट्रेस जास्त घेऊ नका मी म्हणेल. अ, कारण पोस्ट कोविड किंवा कोविडच्या ह्याच्यामध्ये भरपूर लोकं असे आहेत, की ज्यांना डायबिटीज डिटेक्ट झालाय. म्हणजे हं. तुमचं तर वयाच्या ह्यानी ठीक आहे. पण काही-काही 20 आणि 22 वर्षाच्या मुलांना सुद्धा कोविड झाला आणि त्या ट्रीटमेंटच्या दरम्यान त्यांना शुगर सुद्धा डिटेक्ट झाले. तर एक डायबिटीजचं एक मेन रिझन स्ट्रेस हे सुद्धा आहे. अच्छा. हां. आणि कोविडमध्ये असं होतं, की तुमचे इंटरनली काही ऑर्गन्स असे असतात, की ते डिस्टर्ब होत जातात. त्याची मेटाबॉलिझमची जी प्रक्रिया आहे, ती कुठेतरी डिस्टर्ब होते आणि त्याच्यामुळे बाकीचे आजार साइड बाय साइड म्हणजे एक आपण एखाद्या पाहुण्याला निमंत्रण दिलं, तर तो कसा आणखीन 2-3 जणांना घेऊन येतो. घेऊन तसं येतो. बरोबर. कोविडचं झालेलं आहे, की कोविड झाला, की आणखीन काहीतरी 2-3 गोष्टी होत जातात. असं. थँक यू. हां. अजून कोण आहे? आपल्यामध्ये माने आहेत. अजय माने आहेत. नमस्कार डॉक्टर. तुम्ही खूप चांगली माहिती सांगितली. परंतु मला देखील डायबिटीजची नुकतीच सुरुवात असं वाटतंय नाही का. परंतु अजून निदानचं पूर्ण झालं नाहीये. तरी त्यामध्ये मला त्याचं पोटाच्या काही समस्या ज्या आहे, तर त्या होण्याचे असं नाही का म्हणजे वाटतंय मला, की पोट साफ न होणे किंवा ॲसिडिटी वगैरे. तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे? म्हणजे व्यायाम तर तुम्ही सांगितलेच, सायकलिंग वगैरे, वॉकिंग, प्राणायाम वगैरे जे आहे. नंतर ॲक्युप्रेशर मुद्रा, योगासन, पथ्य, अपथ्य जे आहे. तर त्यातलं नेमकं कुठलं सुटेबल राहील म्हणजे? सर तुमच्या कामाचं स्वरूप कसं आहे? कामाचं मार्केटिंगचंच आहे. ओके. म्हणजे ऑलरेडी तुम्ही भरपूर फिरत असता. हो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तुमच्या ह्याच्यात प्रॉब्लेम हा असणार आहे, की अ, वेळेवरती जेवण नसणे हा मेन सगळ्यात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम असणार आहे. हो, या दिवसांमध्ये काय झालं होतं मॅडम, की म्हणजे जसं नाही का म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जी पद्धत आहे, की पोटभर जेवणं म्हणजे काय आहे, की तब्येत व्यवस्थित राहणे म्हणजे ही जी धारणा जी आहे, तर आमच्या पत्नी आणि आमच्यामध्ये पण यावरून बऱ्याचशा गोष्टी झाल्या, की नाही का म्हणजे, की तर त्यांची काय समज आहे, की तुम्ही व्यवस्थित जेवले, पोटभर जेवले, तर तुम्ही फिट राहणार, अशी त्यांची समज होती. परंतु या दिवसांमध्ये ज्यावेळेस मला त्रास झाला ना, तर त्यावेळेस मी या गोष्टी पाहू शकलो. आणि आता त्या त्यांचं काम करतात, की एक असते, की प्रत्येकाला, की एवढं ह्याने खाल्लं म्हणजे ह्याचं पोट भरलं. असं काही कॅल्क्युलेशन असतात आपल्या ह्याच्यामध्ये, की हो. हा इतकी उंची आहे, इतकं वय आहे, तर इतक्याच पोळ्या खाल्ल्याच पाहिजेत बाबा. असं समज आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. पण हो. तुम्ही एक सांगू शकता, की जेवणाचा सगळ्यात महत्त्वाचा नियम हा आहे, की जेव्हा भूक लागते, तेव्हाच माणसाने जेवण केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे बरोबर. सकाळी तुम्ही एखादं फळ खाऊ शकता आणि हो. 10 म्हणजे जेव्हा ऑफिसला निघता तुमच्या, तेव्हा हां. प्रॉपर पूर्ण जेवण करून निघा. अच्छा. म्हणजे हां. आणि दिवसभरामध्ये हां. नंतर भूक लागली तर तुम्ही ताक घेऊ शकता किंवा फक्त वरण-भात खाऊ शकता. आणि ओके, म्हणजे मधलं जेवण टाळायचं थोडक्यात. मधलं जेवण दुपारचं म्हणजे जेवण. सकाळचं जेवण जे आहे ते पूर्ण व्यवस्थित जेवण करायचं. म्हणजे भाजी, चपाती, डाळ-भात शक्य झाला तर किंवा फक्त भाजी, चपाती तर पूर्ण पोटभर आणि एखादं ओके. काहीतरी सलाडमध्ये. असं ठेवलत अच्छा. तुम्ही तर तुम्हाला त्रास नाही होणार.
Yes, ma'am. बर मला जेवढी वेळ दिली होती ती संपत आली. माझे पेशंट वाट बघतायत. कोणाला काही क्युरी असतील तर मी माझा नंबर शेअर केलाय, त्याच्यावरती तुम्ही फोन करू शकता. बघितलं जाणार ते. हे थांबता नाही थांब थांबतो. थँक्यू मॅडम. आपण एवढा वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. इथून पुढे पण आम्ही जर काय आम्हाला प्रॉब्लेम आले तर आपल्याकडे आपल्या फोन नंबरवर आम्ही संपर्क साधूच आपला. कधी लेक्चर वगैरे मध्ये एखादं ठेवलं तर आम्ही तुम्हाला कॉल करू. धन्यवाद. नक्की 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 कधीही फोन करू शकता तुम्ही, काही हरकत नाही. फक्त सॉरी बोलते कारण पेशंट आहेत आणि ते वाट बघतात, त्यामुळे मी आता मीटिंग लिव्ह करते. ओके ओके मॅडम. ओके, धन्यवाद. ठीक आहे. तुम्हाला सगळ्यांना आरोग्यमय शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you, ma'am. थँक्यू. मॅडम साठी परत एकदा आपण टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करू. उत्कृष्ट माहिती त्यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे, परंतु आपला